पूरी दुनिया के अंदर इंडिया सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनाता है। हम एक साल के अंदर 1800 से भी ज़्यादा मूवीज़ बनाते हैं और इन 1800 मूवीज़ में से ये सारी की सारी तो हिट होती नहीं है। इसमें से 10 या 15 मूवीज़ ऐसी होती हैं जो सुपर हिट होती है और अगर ये रेशियो है तो ये बहुत ही रिस्की गेम है। उसके बाद भी हर साल ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ बनती है। तो इस पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है? देखिए, इंडिया के अंदर हम जिस मूवी को फ्लॉप बोलते हैं वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा लेती है। इनफैक्ट मूवी रिलीज होने से पहले ही प्रॉफिट कमा लेती है। तो एक्चुअल में बॉलीवुड में कौन सा मॉडल यूज होता है जिसकी वजह से एक फ्लॉप मूवी भी प्रॉफिट में रहती है, स्पेशली बड़े बैनर की मूवी? और क्या रीजन है कि एक छोटी मूवी जिसकी अच्छी स्टोरी, अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी एक्टिंग है वो पैसा नहीं कमा पाती? अब इसमें कहा जाता है कि इंडिया में लोग अच्छी एक्टिंग और अच्छी स्टोरी पसंद नहीं करते, सबको मसाला मूवी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। वेडनेसडे जैसी मूवी सबको बहुत पसंद आई लेकिन उसके बाद भी वो पैसा नहीं कमा पाई। वहीं एक बड़े बैनर की मूवी अच्छी हो या बुरी, लोग पैसा देख के मूवी को मूवी हॉल में देखने जाते हैं, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा मॉड्यूल ऐसे इम्प्लीमेंट हुआ है कि ना चाहते हुए भी हम मसाला मूवी को पैसे दे के मूवी हॉल में देखते हैं। और जो अच्छी मूवीज होती है जिसकी अच्छी स्टोरी हो वो घरों में टीवी या लैपटॉप में देखते हैं। देखिए, जब कोई मूवी बनती है तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी अपने घर से सारा पैसा उठा के उस मूवी में लगा देता है और फ्लॉप होने पे रोड पे आ जाता है। मान लीजिए कि आपको मूवी बनानी है तो आपको एक प्रोड्यूसर की ज़रूरत होगी। प्रोड्यूसर वो आदमी होता है जो मूवी में पैसा लगाता है और एक मूवी 4 फेजेज में बनती है और इन चारों फेजेज में पैसे की ज़रूरत होती है। पहला फेज होता है डेवलपमेंट, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी, डायलॉग ये सब डिसाइड होते हैं। दूसरा फेज होता है प्री प्रोडक्शन, जिसमें शूटिंग, लॉजिस्टिक, लोकेशन, टीम, हीरो, हीरोइन ये सब डिसाइड होते हैं। तीसरा फेज होता है प्रोडक्शन, जिसमें मूवी की शूटिंग, एग्जीबिशन होता है। और चौथा और आखिरी पेज होता है पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट और साउंड डिजाइनिंग होती है। अब इन चारों पेजेज में जो भी पैसा लगता है वो प्रोड्यूसर देता है और इतना पैसा लगाने के बाद प्रोड्यूसर को ज़रूरत होती है एक डिस्ट्रीब्यूटर की। इन डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है मूवी को ऑल ओवर इंडिया के सिनेमा हॉल तक पहुंचाना। डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे होते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर, जिनके अलग अलग जोन डिवाइड होते हैं। जैसे कि यूपी वेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके अंडर में उस एरिया के सिनेमा हॉल आएंगे और मुंबई का जो होगा उसके अंडर में उस एरिया के सिनेमा हॉल आएंगे। तो इस तरीके से पूरी इंडिया में मूवी पहुंचती है। अगर थोड़ी देर के लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर की बात हटा दे तो जैसे ही मूवीज बन के कंप्लीट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। प्रोड्यूसर खुद सिनेमा हॉल में जाके मूवीज नहीं पहुंचाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को सिनेमा हॉल तक पहुंचाता है। जब आप मूवी देखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में नाम लिखे हुए आते हैं, जैसे कि यूटीवी मोशन, अल्ट्रा मीडिया, इरोज इंटरनेशनल, फॉक्स स्टार स्टूडियो, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर के नाम होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए कि एक 100 करोड़ की कोई मूवी बनी है तो जनरली प्रोड्यूसर 200 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचकर गेम से आउट हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर मॉल में मूवीज को बेचकर प्रॉफिट कमाता है। इसको कहते हैं आउटराइट परचेजेस। दूसरा केस होता है एमजी रॉयल्टी, जिसे हम मिनिमम गारंटी रॉयल्टी भी कहते हैं। इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से मूवी खरीद लेता है और एक सर्टेन प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पे उसको कुछ पोर्शन प्रोड्यूसर को देना होता है। कुछ केसेस में प्रोड्यूसर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इससे एक लेयर हट जाती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर का काम आसान नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े बैनर ही इसमें हाथ आजमाते हैं, जैसे कि यशराज, धर्मा प्रोडक्शन, रेड चिलीज। आपने देखा होगा कि जो बड़े स्टार होते हैं वो साल में या 2 साल में सिर्फ 1 या 2 मूवीज करते हैं, वहीं जो छोटे स्टार होते हैं वो साल में 4-4, 5-5 मूवीज करते हैं। उसके बाद भी बड़े स्टार की नेटवर्क छोटे स्टार से काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े स्टार पीस लेने की बजाय मूवी के प्रॉफिट में से शेयर लेते हैं। देखिए, जैसे ही मूवी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, डिस्ट्रीब्यूटर उसके प्रमोशन और मार्केटिंग में काफ़ी पैसा लगाता है और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक छोटी और बड़ी मूवीज में। छोटी मूवी कितनी अच्छी क्यों ना हो, कितनी अच्छी स्टोरी क्यों ना हो उसकी, लेकिन एक बड़ा बैनर मार्केटिंग कर करके आपको रटवा देगा कि इस डेट को मूवीज रिलीज होने वाली है और अगर आपने मूवीज नहीं देखी तो आप पीछे रह जाओगे। मीम पेजेस और ट्विटर ट्रेंड में इतना पैसा इजेक्ट हो जाता है कि अगर आपको मूवीज़ के बारे में पता नहीं होगा तो आपको मीम और ट्रेंड कुछ समझ में नहीं आएंगे। आपके आसपास लोग बात करते हैं तो आपको क्यूरियोसिटी हो जाती है मूवी देखने की। मूवी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी आपको मूवी देखनी पड़ती है और यही रीज़न है कि मूवी अच्छी हो या बुरी पैसे कमा लेती है। सबको बहुत मजा आया था ठग ऑफ हिंदुस्तान की बुराई करने में। 240 करोड़ में ठग ऑफ हिंदुस्तान बनी थी। इस मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ था 371 करोड़, तो इसने फिर भी प्रॉफिट कमा लिया था 171 करोड़ रुपए का। मूवी हिट है या सुपर हिट ये डिसाइड होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। देखिए, जिस काउंटर पर आप टिकट खरीदते हैं उसको कहते हैं बॉक्स ऑफिस और सारे बॉक्स ऑफिस में जो टिकट बेचकर पैसा आता है उसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और उस पैसे में से जो जीएसटी टैक्स गवर्नमेंट को जाता है उसके बाद जो पैसा बचता है उसे कहते हैं नेट कलेक्शन। आपने सुना होगा कि मूवी का नेट कलेक्शन इतना हो गया,
तो इस नेट कलेक्शन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि मूवी हिट है, फ्लॉप है या फिर सुपर हिट। एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को मूवीज बेचता तो है, उसके साथ साथ अलग से कई तरीके के राइट्स भी बेचता है, जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, यानी कि उस पर्टिकुलर मूवी को सबसे पहले किस टीवी पर दिखाया जाएगा, उसके लिए काफ़ी पैसा मिलता है। उसके बाद आते हैं डिजिटल राइट्स, म्यूजिक राइट, OTT प्लेटफॉर्म, ओवरसीज राइट्स। अलग अलग राइट बेच के प्रोड्यूसर मूवीज रिलीज होने से पहले काफ़ी पैसा कमा लेता है। जब प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को सब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सिनेमा हॉल में पहुंचाता है, जिससे सिनेमा हॉल के मालिक और सब डिस्ट्रीब्यूटर में एक एग्रीमेंट होता है। अगर सिंगल स्क्रीन थिएटर है तो उसमें से 25/75 का रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 करोड़ किसी मूवी का नेट कलेक्शन आया तो उसमें से 25 करोड़ सिनेमा का ओनर लेगा, जिसे एग्जीबिटर भी कहते हैं, और 75 करोड़ सब डिस्ट्रीब्यूटर लेगा। लेकिन मल्टीप्लेक्स का अरेंजमेंट अलग होता है। मल्टीप्लेक्स का वीक वाइज होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आप रेंट दे के घर पे रहते हैं, ठीक उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल के ओनर को पे करता है उसके सिनेमा हॉल में मूवी चलाने की। डिस्ट्रीब्यूटर का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बड़े बड़े प्रोडक्शन का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। आपने देखा होगा कि जो मूवी अच्छी होती है वो भी हिट नहीं हो पाती, जैसे कि वेडनेसडे बहुत अच्छी मूवी थी और ऐसा भी नहीं था कि लोगों को पसंद ना हो, लोगों को आज तक वो मूवी याद है, लेकिन उसके बाद मूवी हिट नहीं हो पाई क्योंकि उसकी मार्केटिंग उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से एक बड़े बैनर की मार्केटिंग होती है। हर मूवीज़ के प्रिंट्स होते हैं। अगर इंडिया में 10,000 सिनेमा हॉल है तो उसमें से जब बड़ी मूवी रिलीज होती है तो 7 से 8,000 सिनेमा हॉल बड़ी मूवी ही लेते हैं। छोटी मूवी जब लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो हिट कैसे होगी। बड़े बैनर का पहले से ही डिसाइड होता है कि ईद पे इस हीरो की फिल्म रिलीज होगी, दिवाली पे इस हीरो की रिलीज होगी, तो इसमें छोटी मूवी के लिए ज़्यादा इसको पता ही नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि आज OTT प्लेटफॉर्म की वजह से ये सब चेंज हो रहा है। टैलेंटेड लोगों को मौका मिल रहा है और इंडिपेंडेंट क्रिएटर ज़्यादा दिख रही हैं। तो एनीवेज, इस वीडियो से आपको पता चल गया कि बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल कैसा है और मूवी किस तरीके से पैसे बनाती है। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर ठोकना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।